बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक व्याकरण सुधा का। तो इसका प्रारंभ हम पाठ 1 से करेंगे बच्चों। तो देखिए पाठ 1 में क्या है। भाषा और व्याकरण। तो भाषा क्या होती है, जो हम बोलते हैं, और व्याकरण क्या होता है। व्याकरण भाषा की अशुद्धियाँ दूर करने का शास्त्र होता है। समझ में आया बच्चों। पहले हम पढ़ेंगे भाषा के विषय में। तो देखिए, मानव एक विचारशील प्राणी है। वह अपने मन के भावों को विभिन्न प्रकार से व्यक्त करता है। कभी वह बोलकर अपने विचार प्रकट करता है, तो कभी लिखकर। ठीक है बच्चों। तो हम अपने विचार कैसे प्रकट करते हैं, या तो बोलकर करते हैं या लिखकर करते हैं। यदि आप किसी को कुछ बताना चाहते हो तो कैसे बताते हो, या तो उसको बोलकर बताते हो या लिखकर बताते हो। दो ही प्रकार से बता पाते हो, उसके अलावा तो और कोई प्रकार नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कुछ संवाद दिए गए हैं। बेटा, माँ आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ कहती है, क्यों बेटा, ऐसी क्या बात है। फिर बेटा कहता है, माँ मुझे स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। फिर माँ के पूछती है, ये तो सब सच में खुशी की बात है। उसके बाद फिर बेटा कहता है, माँ कल हमें प्रतिदिन अभ्यास के लिए जाना है, इसलिए स्कूल भी जल्दी जाना होगा। फिर माँ कहती है, अच्छा है, कल से मैं तुम्हें जल्दी जगा दूंगी। तो यहाँ पे माता और बेटे का संवाद है। तो एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, तो किस प्रकार से कर रहे हैं, बोलकर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बोलकर। तो माँ बेटे को बात बता रही है और बेटा माँ को बता रहा है। अब देखिए भाषा की परिभाषा क्या होती है। फिर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। तो भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम है, एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन वो शब्द कैसे होने चाहिए, वो शब्द सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए। तभी कोई आपकी बात को समझ पाएगा और वो आप उसकी बात को समझ पाओगे। यदि शब्द निरर्थक होंगे तो भाषा का कोई भी महत्व नहीं होगा। लेकिन शब्द यदि सार्थक होंगे तभी आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाओगे। अब देखिए भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। या तो आप मौखिक यानी कि बोलकर किसी को बात बता सकते हो, या आप लिखकर किसी को बता सकते हो। तो सबसे पहले मौखिक रूप पढ़ते हैं। तो जब मनुष्य बोलकर अपने विचार तथा भाव प्रकट करता है, तब दूसरे सुनकर भावों को समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उस भाषा को हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। इसके अंतर्गत बोलना तथा सुनना आता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, बोलना तथा सुनना। हम बोलते हैं और दूसरा हमारी बात सुनता है। हम अधिकतर मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो जब आप अपने घर में रहते हो तो क्या करते हो, लिखकर तो किसी को बताते ही नहीं होगे, हमेशा बोलकर ही अपनी मम्मी को कुछ बताते होगे, अपने पापा को बताते होगे, अपने भाई बहनों को बताते होगे। तो मौखिक भाषा के कौन कौन से साधन हैं मुख्यतः। पहले तो वाद विवाद है, बातचीत है, टेलीफोन है, रेडियो है, दूरदर्शन है। तो ये सब किसके साधन हो गए हैं, मौखिक भाषा के। तो इनके द्वारा ही हम अपनी बात जो है एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं बोलकर। अब देखिए दूसरी भाषा क्या है, लिखित। तो लिखित भाषा क्या होती है, जब मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जब हम कोई भी चीज़ लिखकर दूसरों को बताते हैं तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी, लिखित भाषा। इसके अंतर्गत लिखना तथा पढ़ना आता है। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। तो लिखित भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, समाचार पत्रों में, पुस्तकों में और पत्र पत्रिकाओं में। तो ये यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, लिखित भाषा का। तो आप भी किसी को कुछ अगर दूर रहता होगा और उसे पत्र से कोई कुछ चीज़ें समझानी होंगी तो आप कैसे बताओगे, पत्र लिखकर, लिखित भाषा का प्रयोग करोगे। तो जितनी भी पुस्तकें लिखी होती हैं कौन सी भाषा में लिखी होती है, लिखित भाषा में। ठीक है बच्चों। तो भाषा के 2 प्रकार हो गए, मौखिक और लिखित। अब देखिए विशेष। तो भाषा मूल रूप से मौखिक ही होती है। तो हमारी भाषा क्या होती है, मूल रूप से कैसी होती है, मौखिक होती है। पर मुख से निकली हर ध्वनि भाषा नहीं होती। अभी मैंने समझाया था ना, सार्थक और निरर्थक। तो केवल सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा के अंतर्गत आती है, यानी कि उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। यदि वो निरर्थक होंगी तो वो कोई भी भाषा नहीं कहलाएगी, और यदि सार्थक होगी तो वो भाषा कहलाएगी। ठीक है बच्चों।
अब देखिए सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक आपने देखा होगा, जब आप जाते हो कहीं बाहर तो सड़क पर एक पुलिसमैन खड़ा रहता है, तो संकेतों के द्वारा क्या करता है, लोगों को बताता है इधर जाओ और उधर जाओ और रुक जाओ। तो यहाँ पर वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, सांकेतिक भाषा। तो संकेतों द्वारा कही गई बात सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब हम किसी को संकेत द्वारा कुछ समझाते हैं तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी, सांकेतिक भाषा। अब देखिए ऊपर दिए गए चित्रों में संकेतों द्वारा अपनी बात व्यक्त की गई है। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, यहाँ पे पुलिसमैन हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पर बच्चे दौड़ रहे हैं और एक व्यक्ति झंडा लेकर खड़ा है। तो यहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है और ना ही लिखित भाषा का प्रयोग, बल्कि संकेतों द्वारा समझाया जा रहा है। तो ये भाषा कौन सी हो गई, सांकेतिक भाषा। अब देखिए इसके बाद आता है बोली। तो बोली क्या होती है, जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वो बोली कहलाती है। जैसे किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली। जैसे उत्तराखंड है तो वहाँ पे अलग बोली बोली जाएगी, उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पे अलग बोली बोली जाएगी। तो बोली जो होती है एक सीमित क्षेत्र या समुदाय में बोली जाती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। तो बोली क्या होती है, क्योंकि एक सीमित क्षेत्र के लिए होती है तो उसमें कभी भी साहित्य की रचना नहीं हो सकती है, क्योंकि साहित्य क्या होता है, एक विस्तृत रूप होता है, एक बड़ा रूप होता है, लेकिन बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है। जैसे ब्रज है, अवधि है, खड़ी बोली है, तो इसमें क्या है, इसमें साहित्य की रचना की गई है क्योंकि ये थोड़े बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन बाकी जो बोली होती है उनमें उतनी साहित्य की रचना नहीं मिलती, परंतु बाद में केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप में पाई गई। तो पहले कौन सी भाषा मतलब बोली जाती थी, ज़्यादातर ब्रज भाषा है, अवधि है, खड़ी बोली है। तो ये किसकी है, ये साहित्य की रचना की गई, परंतु केवल खड़ी बोली ही भाषा के रूप में पाई गई। तो हम जो बोलते हैं हिंदी, वो खड़ी बोली का ही एक परिष्कृत रूप है। तो हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी ही बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। तो अवधी, ब्रज, मगही, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि हिंदी से ही उत्पन्न बोलियां हैं। तो ये देखिए कितनी सारी बोलियां हैं यहाँ पे, लेकिन इनका मूल क्या है, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा से निकली हुई बोलियां ये हैं। अब देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तो समझ में आया, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, बोली। अब देखिए भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो बोली किसी भाषा का ही अंग होती है। तो बोली क्या होती है, किसी भाषा का ही अंग होती है। जैसे हिंदी भाषा के ये इतने सारे अंग हैं, तो किसके अंग हैं ये सारे, अवधि, मगही, ये सब हैं हिंदी भाषा के अंग। तो बोली क्या होती है, भाषा का ही एक अंग होती है। अतः भाषा में बोली के शब्द बड़ी मात्रा में आते हैं। इसलिए जब हम आम बोलचाल में दूसरी जो बोली होती हैं सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उनके भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए बोली का क्षेत्र भूमि तथा समाज दोनों से ही भाषा की तुलना में छोटा होता है। तो बोली क्या होती है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसलिए बोली का जो क्षेत्र होता है भूमि तथा समाज दोनों में ही भाषा की तुलना में छोटा होता है। तो हिंदी एक भाषा है, लेकिन अवधि, ब्रज, मगही, बुंदेली ये बोली हैं, तो इनका क्षेत्र सीमित हो गया और हिंदी का क्षेत्र विस्तृत हो गया। इसके उपरांत देखिए साहित्य में भाषा का ही प्रयोग मुख्यतः होता है। तो साहित्य में किसका प्रयोग होता है, सदैव भाषा का प्रयोग होता है। बोली में साहित्य न के बराबर होता है। तो बोली का क्योंकि सीमित क्षेत्र है इसलिए साहित्य न के बराबर होता है। इसके उपरांत देखिए भाषा व्याकरण के नियमों का पालन करती है, बोली नहीं। तो बोली में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, किंतु जब हम भाषा बोलते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है, व्याकरण के। इसके बाद देखिए व्यक्ति या समाज बोली का प्रयोग अपने ही क्षेत्र में करते हैं, किंतु उस सीमित क्षेत्र से बाहर भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो जो लोग होते हैं, जैसे आप गांव जाते हो तो आप अपनी भाषा बोलते हो, यानी कि अपनी बोली बोलते हो, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो दूसरी जगह तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हो, आप भाषा का प्रयोग करते हो। तो उसी से अंतर आपको पता चल जाएगा कि बोली क्या होती है और भाषा क्या होती है। तो भाषा का क्षेत्र तो परिष्कृत होता है, यानी कि काफ़ी विस्तृत होता है और बड़ा होता है, लेकिन बोली का क्षेत्र की छोटा होता है। इसलिए जब आप अपने गांव वगैरह जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, अपनी बोली बोलने लगते हो, लेकिन जब आप दूसरी जगह आते हो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पर आप उसी भाषा का प्रयोग करते हो। अब देखिए मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो बहुत सारी हिंदुस्तान में जो है 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई हैं। इनमें कौन कौन सी हैं, हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, गुजराती है, बांग्ला, कश्मीरी, पंजाबी, डोगरी, कोंकणी,
इसके बाद है मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, असमिया, बोडो, संथाली। इसके बाद है नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो ये सब क्या है, ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अब देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। तो आपको पता है ना, 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, तो इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, जहाँ पे व्यक्ति पैदा होता है वहाँ पे या अपने परिवार में, तो जो भाषा बच्चा सबसे पहले अपने घर पर माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो जब आप जो भाषा आप परिवार में रहते हो वहाँ पर जो सीखते हो उसी को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा, यानी कि माँ की भाषा। बच्चा जिस परिवार में रहता है उसी परिवार के सदस्यों की भाषा अपनाता है। तो बच्चा जिस परिवार में रहता है, जैसे अगर हम विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में तो सारे अंग्रेजी बोलते हैं, वहाँ पे तो हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी हैं, और हमारा परिवार हिंदी भाषी है, ये पंजाबी भाषी है, तो हम कौन सी भाषा बोलेंगे, हम हिंदी भाषा बोलेंगे या पंजाबी बोलेंगे। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो कौन सी भाषा बोलते हैं, वहाँ की जो अंग्रेजी भाषा है। उसी प्रकार से मातृभाषा वो मातृभाषा होती है क्योंकि हम अपने परिवार में उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए जैसे पंजाबी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा पंजाबी होती है। तो समझ में आया बच्चों, मातृभाषा क्या होती है, जो हम परिवार के अंदर बोलते हैं, यानी कि बच्चा अपने परिवार से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, तो वो कहलाती है मातृभाषा। और भाषा क्या होती है, भाषा जो उस पर पूरे क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन मातृभाषा आपके परिवार में बोली जाती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है लिपि। अब देखिए आप कोई भी चीज़ जो है जब हमें लिखना होता है तो किस में लिखते हैं, हम लिपि में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे चिन्ह है ना, ये सारे ये लिखे हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। समझ में आए बच्चों। तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। ये चिन्ह क्या कहलाते हैं, उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी भाषा में उच्चारित ध्वनियों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। तो किसी भी भाषा में जब हम उच्चारित करते हैं उन ध्वनियों को, यानी कि हम बोलते हैं, तो उसको जब हम लिख देते हैं किसी पेपर पे, तो उसको क्या कह देंगे, लिपि। उसे क्या कहेंगे हम, लिपि। तो अलग अलग भाषाओं की लिपियाँ ज़्यादातर अलग ही होती हैं। तो संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। तो संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उनकी लिपियाँ भी अलग होंगी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी की लिपि क्या कहलाती है, देवनागरी। विश्व की कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार के हैं। देखिए यहाँ पे लिपि दी है और भाषा दी है। तो यहाँ पे देखिए लिपि देवनागरी। देवनागरी में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है। तो ये सभी भाषा जो है देवनागरी में लिखी जाती है। उसके बाद देखिए गुरुमुखी। गुरुमुखी क्या होती है, जिसमें पंजाबी लिखी जाती है। चित्रलिपि चीनी, यानी कि जहाँ पे जो चीन में जो लोग रहते हैं वो चित्रलिपि के माध्यम से चीनी लिखते हैं। इसके बाद देखिए रोमन। रोमन में कौन सी लिखी जाती है, अंग्रेजी लिखी जाती है, जर्मन लिखी जाती है, फ्रेंच लिखी जाती है। आप अंग्रेजी पढ़ते हो ना, तो उसकी लिपि क्या होगी, रोमन। अब देखिए फारसी। तो जितनी भी उर्दू होती है, अरबी, ये सब क्या होती है, इनकी फारसी में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, फारसी में। बंगला, बंगाल में जो लोग रहते हैं, पश्चिमी बंगाल में जो लोग रहते हैं, वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, बांग्ला का। और उनकी लिपि क्या होती है, बांग्ला। भाषा बांग्ला हो गई और लिपि बंगला। तो समझ में आया बच्चों, यहाँ पे लिपि है और यहाँ पे भाषा। अब देखिए साहित्य। साहित्य क्या होता है, प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके रखा जाता है। तो कोई भी भाषा जो होती है उसमें उस जितना भी वो होता है लिखा हुआ, उसको कहते हैं साहित्य। तो उसको क्या करते हैं, हम संग्रहित करते हैं, तभी वो दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। यदि वो लिखा नहीं जाएगा तो दूसरी पीढ़ी तक वो नहीं पहुंचेगा। तो वो कब दूसरी पीढ़ी पर तक पहुंचेगा, जब वो लिखा जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके रखा जाता है, ताकि अगली पीढ़ी उस ज्ञान का लाभ उठा सके। तो ज्ञान का यही संचित को साहित्य कहलाता है। जैसे हमारा इतिहास है ना, काफ़ी बड़ा है, तो उसको किस में किया गया है, उसको लिखा गया है, तभी वो हम तक पहुंचा है। नहीं तो वो हम तक कैसे पहुंचता बिना लिखे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साहित्य। अब देखिए किसी भी भाषा का साहित्य गद्य अथवा पद्य के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप सोचोगे ये गद्य और पद्य क्या होता है। तो गद्य होता है जो
इस प्रकार से लिखा जाता है कहानी के रूप में, और पद्य क्या होता है, जो कविता के रूप में लिखा जाता है। तो गद्य में हम अपने विचार कहानी, निबंध, नाटक आदि के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य में हम अपनी बात कविता के माध्यम से करते हैं। तो समझ में आया गद्य और पद्य का अंत, दोनों में क्या अंतर होता है। गद्य जो होता है कहानी, कविता, और कहानी, निबंध, नाटक आदि, और उसके बाद पद्य कविता के रूप में। तो समझ में आया बच्चों। साहित्य क्या होता है। अब है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है। अच्छा बच्चों, आप जैसे हम बोल रहे हैं लड़का जा रही है, तो ये क्या ये सही होगा, नहीं। तो इसको कैसे दूर करेंगे, इसकी अशुद्धि करेंगे हम व्याकरण के द्वारा। तो जब कोई भी भाषा होती है उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, व्याकरण का। तो अभी हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, व्याकरण। तो यहाँ पे देखिए, किसी भाषा के बनने तथा विकसित होने के बाद उसका शुद्ध रूप क्या है, यह लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। ये नियम हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाते हैं। तो कोई भी भाषा यदि आप सीख रहे हो, कोई भी नई भाषा आप सीखते हो, यदि आप उसको ठीक प्रकार से लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसको शुद्ध प्रकार से लिखोगे तो वो तभी सही माना जाएगा। तो इन अशुद्धियों को कौन दूर करता है, इन अशुद्धियों को व्याकरण दूर करता है। इसीलिए हम व्याकरण का ज्ञान लेते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत हमें वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के संबंध में जानकारी मिलती है। तो समझ में आया बच्चों, व्याकरण के द्वारा हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, वर्णों और शब्दों को और वाक्यों को लिखने की जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि उनको किस प्रकार से हम लिखें, कौन से वर्ण को कहाँ पे लिखें और कौन से शब्द को कहाँ पर लिखें। तो इसकी जानकारी हमें कौन देता है, व्याकरण। अब देखिए व्याकरण को कैसे परिभाषित करेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। तो समझ में आया बच्चों, व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जिससे हम भाषा की अशुद्धियाँ दूर करते हैं और भाषा को किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से लिखना है, यह हमें पता चलता है। तो ये किसके माध्यम से हमें पता चलता है, व्याकरण के माध्यम से। अब देखिए इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो यही सीखा कि भाषा क्या होती है। तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होती है। आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाओगे, भाषा के माध्यम से। अब दूसरा क्या है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, एक मौखिक होता है और एक लिखित। जब हम बोलकर किसी को अपनी बात समझाते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा प्रकार। लेकिन जब हम लिखकर किसी को अपनी बात समझाते हैं तो वो लिखित होता है। और एक तीसरी भाषा भी होती है, सांकेतिक भाषा, लेकिन उसका प्रयोग ज़्यादातर हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पर उसका प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए, भाषा के सांकेतिक रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती है। तो भाषा का जो सांकेतिक रूप होता है उसकी गणना व्याकरण में हम नहीं करते हैं। हम 2 ही भाषा के रूप की गणना व्याकरण में करते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। उसके बाद देखिए, भाषा को लिखने के जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि। तो कोई भी भाषा जब हम लिखते हैं तो उसका वो रूप क्या हो जाएगा, लिपि। अब देखिए, ज्ञान का संचित कोश ही साहित्य है। तो जितना भी हम मतलब जो पुस्तकों में लिखा रहता है वो क्या होता है, साहित्य होता है, जिसको हम संचित कर कर रख सकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, साहित्य। क्या कहेंगे बच्चों, साहित्य। व्याकरण, अब देखिए व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा की अशुद्धियों को दूर करता है और भाषा को शुद्ध रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो भाषा को ठीक प्रकार से कैसे हम बोलें, कैसे हम लिखें, तो वो कौन सिखाता है हमें, व्याकरण के माध्यम से हम सीखते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस पाठ की एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पे क्या है, सही शब्दों द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। तो विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या होता है, भाषा। समझ में आया, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अब देख, किसी भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लिपि। अब देखिए, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। तो जब हम सीमित क्षेत्र में कोई भाषा बोलते हैं तो वो क्या कहलाएगी, बोली। ज्ञान का संचित को साहित्य है। तो ज्ञान जहाँ पे संचित करके हम रखते हैं तो उसे क्या कहेंगे, साहित्य। अब देखिए, व्याकरण के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को बोलना तथा पढ़ना सीखते हैं। तो किसके द्वारा ये सब सीखते हैं, हम व्याकरण के द्वारा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकें, बोल सकें। समझ में आया बच्चों। अब देखिए, सही तथा गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पे देखिए कुछ वो दिए गए हैं, उस पर सही और गलत का निशान लगाना है। तो लिखित भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। तो लिखित भाषा में किसका प्रयोग होता है,
ध्वनियों ध्वनि का प्रयोग कब होता है? जब हम बोलकर कुछ कहते हैं। तो लिखित भाषा में ध्वनि का प्रयोग होगा? नहीं। तो ये क्या है? गलत है। इस पे हम कौन सा निशान लगाएंगे? क्रॉस का। इसके बाद देखिए, हिंदी की लिपि देवनागरी, बिल्कुल सही है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, तो ये राइट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर। इसके बाद देखिए, विश्व की सभी भाषाओं की एक ही लिपि है। तो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी क्या एक लिपि है? नहीं। हिंदी की दूसरी है, अंग्रेजी की दूसरी है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। इसके बाद देखिए, मौखिक भाषा को हम ध्वनियों के माध्यम से समझते हैं। तो मौखिक भाषा को ध्वनियों के माध्यम से समझते हैं? नहीं, हम बोलकर ही उसको समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसके बाद, जो भाषा बच्चा घर में अपने माता पिता के साथ सीखता है वह मातृभाषा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। आप जो भी भाषा अपने माता पिता के साथ सीखते हो तो वो क्या हो जाती है? मातृभाषा। तो समझ में आया बच्चों? यहाँ पे क्या है? पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है, तीसरा आपका गलत है, चौथा भी आपका गलत है और पांचवा आपका सही है। तो ये हो गई आपके सही गलत। तो समझ में आया बच्चों? अगर ये पाठ आपको ठीक प्रकार से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों? इसके प्रश्न उत्तर मैं कल आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा?